वह स्पेन के राजघराने का एक राजकुमार था। अपनी गंभीर रूप से बीमार बेटी की जान बचाने के लिए वह एक विशाल अभियान दल लेकर समुद्र पार करता हुआ अमेज़न के घने जंगलों तक पहुंच गया। किंवदंती थी कि अमेज़न के रहस्यमयी जंगलों की गहराइयों में एक दिव्य वृक्ष मौजूद है जिसे चांद का वृक्ष कहा जाता है। कहा जाता था कि हर पूर्णिमा की रात यह सूखा हुआ पेड़ फिर से जीवित हो उठता है और उस पर एक अद्भुत फूल खिलता है जिसे चांद का फूल कहा जाता है। मान्यता थी कि यह फूल प्रकृति की अनोखी शक्ति से भरा हुआ है। इसमें इतनी ताकत है कि यह मौत के मुंह में जा चुके इंसान को भी नया जीवन दे सकता है। लेकिन अमेज़न का रहस्यमयी जंगल बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करता था। अभियान दल के सदस्य एक एक करके मुश्किलों का शिकार होने लगे। आखिरकार राजकुमार भी हारकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय जब सबको लग रहा था कि अब उनकी आखिरी घड़ी आ चुकी है, तब उस दिव्य वृक्ष की रक्षा करने वाले एक आदिवासी कबीले के लोग वहां पहुंच गए। कबीले के दयालु मुखिया ने बचे हुए लोगों को अपने गांव में शरण दी और चांद के फूल की मदद से सभी की जान बचा ली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे जिन लोगों की मदद कर रहे हैं वही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। चांद के फूल की चमत्कारी शक्ति अपनी आंखों से देखने के बाद राजकुमार का असली चेहरा सामने आ गया। उसने मुखिया को धमकाते हुए उस दिव्य वृक्ष का ठिकाना बताने के लिए कहा, लेकिन मुखिया ने साफ इनकार कर दिया। इनकार सुनते ही राजकुमार अपना आपा खो बैठा। उसने अपने ही मददगारों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते पूरा कबीला तबाह हो गया। किसी तरह मुखिया की बेटी पवित्र धरोहर को लेकर वहां से भाग निकली। मरते समय मुखिया ने अपनी बची हुई आखिरी शक्ति से एक भयंकर श्राप सक्रिय कर दिया। उसने कहा कि ये बाहरी लोग अब कभी अमेज़न की सीमा छोड़कर नहीं जा पाएंगे। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, अनगिनत बेलें उन्हें पकड़कर फिर से जंगल की गहराइयों में घसीट लाएंगी। क्योंकि वे चांद का फूल खा चुके थे, इसलिए अब वे मर भी नहीं सकते थे। नतीजा ये हुआ कि वे हमेशा के लिए अमेज़न में कैद हो गए। एक दिन जब वे न जाने कितनीवीं बार जंगल से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी वे गलती से एक बेहद गहरी खाई में गिर पड़े। श्राप तुरंत सक्रिय हो गया, लेकिन इस बार बेलें उन्हें वापस खींच नहीं सकीं। श्राप की शक्ति ने उन्हें खाई की पत्थर की दीवारों से जकड़ दिया और वे हमेशा के लिए वहीं फंसकर रह गए। सैकड़ों साल बीत गए। चांद के वृक्ष की कहानी सुनकर अनगिनत खोजी दल अमेज़न पहुंचे, लेकिन कोई भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका। फिर एक दिन लंदन की एक युवा जीव विज्ञानी लीसा अमेज़न पहुंची। उसके गले में एक प्राचीन ताबीज लटका हुआ था, जो चांद के वृक्ष तक पहुंचने का सबसे बड़ा सुराग माना जाता था। उधर फ्रैंक नाम का एक चालाक और लालची नाविक पर्यटकों को घुमाने का काम करता था। जब उसे पता चला कि लीसा चांद के वृक्ष की तलाश में जंगल की गहराइयों में जाना चाहती है, तो वह उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। उसने कहा कि यह सब सिर्फ एक कहानी है। जंगल के अंदर मौजूद मौत का दलदल बेहद खतरनाक है। वहां खूंखार जानवर, जहरीले कीड़े और अनगिनत खतरे छिपे हुए हैं। वहां जाना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना है। लेकिन तभी उसकी नजर लीसा के गले में लटके ताबीज पर पड़ी। ताबीज देखते ही उसका रवैया अचानक बदल गया। वह तुरंत बोला कि पूरे इलाके में उससे बेहतर नाविक कोई नहीं है और सिर्फ वही लीसा को सुरक्षित मौत के दलदल के पार ले जा सकता है। फ्रैंक का यह अचानक बदला हुआ व्यवहार देखकर लीसा को शक हो गया। उसे लगा कि यह आदमी कुछ छिपा रहा है, इसलिए उसने किसी दूसरे नाविक को ढूंढने का फैसला किया। लेकिन तभी एक खतरनाक घटना ने सब कुछ बदल दिया। अचानक एक खूंखार तेंदुआ वहां आ पहुंचा। स्थिति बेहद डरावनी हो गई, लेकिन फ्रैंक ने हिम्मत नहीं हारी। वह सीधे तेंदुए के सामने खड़ा हो गया। चारों तरफ खतरा ही खतरा था। जहरीले बिच्छू, विशाल मकड़ियां और सामने मौत बनकर खड़ा तेंदुआ। ऐसे में फ्रैंक ने झट से पास पड़ा एक बड़ा मांस का टुकड़ा उठाया और दूर फेंक दिया। तेंदुआ तुरंत उसके पीछे भाग गया और खिड़की से बाहर कूद गया। खतरा टल चुका था। फ्रैंक की बहादुरी देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। लीसा भी उससे काफी प्रभावित हुई। उसने सामने खड़े लंबे चौड़े और निडर नाविक को देखा और सोचा कि इतने खतरनाक सफर के लिए इससे बेहतर साथी शायद कोई नहीं हो सकता।
आखिरकार उसने फ्रैंक के साथ नाव किराए पर लेने का समझौता कर लिया और यहीं से शुरू होती है उस रहस्यमयी यात्रा की कहानी जो उन्हें अमेज़न के उधर सबसे फ्रैंक अपनी खतर- नाव के इंजन की जांच कर रहा था कि तभी वही खूंखार तेंदुआ फिर से उसके सामने आ गया। लेकिन इस बार जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। वह तेंदुआ कोई जंगली जानवर नहीं था, बल्कि फ्रैंक का पालतू साथी था। यानी थोड़ी देर पहले जो बहादुरी दिखाकर उसने लीसा को बचाया था, वह सब पहले से रची गई एक चाल थी। उसने यह पूरा नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि उसे नाव किराए पर देने का काम मिल जाए। लेकिन सफर शुरू होने से ठीक पहले एक नया खतरा उनके सामने आ खड़ा हुआ। लीसा का भाई अभी कुछ समझ ही रहा था कि अचानक नदी का पानी जोर से उफनने लगा। अगले ही पल पानी को चीरती हुई एक विशाल हथियारबंद पनडुब्बी बाहर निकल आई। उस पनडुब्बी में सवार था जर्मनी के राजा का छोटा बेटा, और हैरानी की बात यह थी कि उसका लक्ष्य भी वही था जिसकी तलाश में लीसा निकली थी, चांद का रहस्यमयी वृक्ष। लीसा के पास मौजूद पवित्र ताबीज को हासिल करने के लिए वह पूरी तरह तैयार होकर आया था। स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी थी, लेकिन फ्रैंक घबराने वालों में से नहीं था। उसने नदी के हर मोड़ और हर रास्ते का फायदा उठाते हुए पनडुब्बी के हमलों से बचना शुरू कर दिया। कुछ देर तक गोलियों की बारिश होती रही। जब मशीन गन की गोलियां खत्म हो गईं, तो राजकुमार का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तुरंत टॉर्पीडो दागने का आदेश दे दिया। फ्रैंक ने खतरे को भांप लिया। उसने फौरन इंजन की ताकत बढ़ाने का एक अनोखा तरीका अपनाया। अगले ही पल नाव बिजली की रफ्तार से पानी पर दौड़ने लगी। सब लोग जान बचाने की कोशिश में जुट गए। तभी अचानक लीसा का भाई चिल्लाया, रुको, हम इस दिशा में नहीं जा सकते। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दूसरी तरफ पनडुब्बी की हालत भी खराब हो गई। उसका विशाल पंखा मोटी रस्सियों में उलझ गया। तेज रफ्तार के कारण पनडुब्बी का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे किनारे से जा टकराई। धमाका इतना भयंकर था कि पूरा घाट तबाह हो गया। अब कहानी हमें कुछ दिन पीछे ले जाती है। दरअसल जर्मनी का यह राजकुमार दुनिया पर राज करने का सपना देख रहा था। उसका मानना था कि अगर उसे चांद के वृक्ष की शक्ति मिल जाए तो वह ऐसी सेना बना सकता है जिसे कभी हराया नहीं जा सके। इसी मकसद से उसने भारी कीमत देकर उस पवित्र ताबीज को हासिल किया था। वह चांद के फूल की शक्ति से अमर सैनिकों की सेना बनाना चाहता था और पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन उसकी यह योजना लीसा को पता चल गई। एक वैज्ञानिक होने के नाते लीसा मानती थी कि ऐसी शक्ति का इस्तेमाल इंसानों की भलाई के लिए होना चाहिए, युद्ध के लिए नहीं। इसलिए उसने अपनी जान जोखिम में डालकर राजमहल में घुसपैठ की। वहां से पवित्र ताबीज चुराया और अपने भाई के साथ तुरंत अमेज़न की ओर निकल पड़ी। यहीं से यह पूरी दौड़ शुरू हुई थी। उधर ताबीज हाथ से निकल जाने के बाद राजकुमार हार मानने को तैयार नहीं था। उसने एक प्राचीन श्राप वाली किताब का सहारा लिया। उस किताब में ऐसे लोगों का जिक्र था जो सदियों से अमेज़न के अंदर कैद थे। ये वही लोग थे जिन्हें 500 साल पहले आदिवासी मुखिया ने श्राप देकर एक गहरी खाई में बंद कर दिया था। राजकुमार सीधे उसी जगह पहुंचा। वहां 4 विशाल पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। उसने एक बोतल में भरा अमेज़न नदी का पानी उन मूर्तियों पर डाल दिया और तभी एक चमत्कार हुआ। सदियों से सूखी पड़ी चीजों में अचानक जीवन लौटने लगा। सूखी लकड़ियों से नई शाखाएं निकल आईं। पुराने छत्तों से हजारों मधुमक्खियां बाहर निकलने लगीं। पत्थर की मूर्तियों पर लिपटे सांप जीवित होकर रेंगने लगे। कुछ ही पलों में मूर्तियों के अंदर कैद लोग जागने लगे। उनमें सबसे आगे था वही पुराना राजकुमार जिसने सदियों पहले अपनी बेटी को बचाने के लिए अमेज़न की यात्रा की थी। 500 साल के श्राप ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। अब वह इंसान कम और सांप ज्यादा दिखाई देता था। उसका शरीर जहरीले सांपों से मिलकर बना हुआ लगता था। उसका एक साथी बेलों और पेड़ों के साथ इतना जुड़ चुका था कि वह चलता फिरता पेड़ जैसा बन गया था। दूसरा दलदल और मिट्टी से ढका हुआ एक डरावना जीव बन चुका था। और चौथा व्यक्ति सैकड़ों सालों से मधुमक्खियों के झुंड के साथ जी रहा था। उन सबकी शक्लें इतनी भयावह हो चुकी थीं कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। राजकुमार ने उनसे एक सौदा किया। उसने कहा, अगर तुम लोग मुझे चांद का फूल दिलाने में मदद करो तो मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त कर दूंगा।
500 साल से कैद ये लोग आजादी के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसलिए उन्होंने तुरंत उसकी बात से ही फ्रैंक ने आसमान की ओर गोली चलाई। अगले ही पल एक मरा हुआ चूहा ऊपर से नीचे आ गिरा। ये देखकर लीसा और उसका भाई घिन से भर गए। उन्हें लगा कि आज रात के खाने में शायद चूहा ही मिलने वाला है, लेकिन तभी फ्रैंक ने वह चूहा उठाया और सीधे नदी में फेंक दिया। अगले ही पल नदी का पानी उबलने जैसा दिखाई देने लगा। पानी के अंदर से सैकड़ों खूंखार पिरान्हा मछलियां चूहे पर टूट पड़ी। फ्रैंक ने मौका देखते ही जाल फेंका और एक ही झटके में ढेर सारी मछलियां पकड़ लीं। रात के खाने का इंतजाम हो चुका था। खाना खाने के बाद लीसा का भाई शौच के लिए गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह जान बचाकर वापस भागता हुआ आया। उसके पीछे वही शरारती तेंदुआ दौड़ रहा था। फ्रैंक ने बस एक आदेश दिया और तेंदुआ तुरंत शांत होकर बैठ गया। यह देखकर लीसा दंग रह गई। अब उसे पूरी तरह समझ आ गया कि पहले वाला पूरा हमला सिर्फ एक नाटक था। फ्रैंक ने उसे प्रभावित करने के लिए सब कुछ पहले से योजना बनाकर किया था। लीसा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन इससे पहले कि दोनों की बहस आगे बढ़ती, एक नया खतरा सामने आ गया। अचानक चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। फिर सबकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उन्हें होश आया तो वे खुद को एक आदिवासी गांव में बंधा हुआ पाए। चारों ओर भाले और हथियार लिए लोग खड़े थे। स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। सौभाग्य से फ्रैंक को उनकी भाषा का थोड़ा ज्ञान था, इसलिए वह किसी तरह उनसे बात करने लगा। आदिवासियों ने दावा किया कि वे चांद के वृक्ष के रक्षक हैं। उन्होंने लीसा से पवित्र ताबीज सौंपने की मांग की, लेकिन लीसा ने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि चांद के वृक्ष की शक्ति पूरी मानवता की धरोहर है। उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। ये कहकर उसने अपने बंधन तोड़ने की कोशिश की और लड़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। गांव के सभी लोग अचानक जोर जोर से हंसने लगे और फिर उनकी मुखिया ने बिल्कुल साफ अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दिया। सच्चाई सामने आते ही सबके होश उड़ गए। असल में वे कोई असली आदिवासी नहीं थे। वे स्थानीय कलाकार थे जो पर्यटकों के लिए नकली आदिवासी शो करते थे। और इस पूरे नाटक का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक ही था। वह अक्सर इन लोगों के साथ मिलकर पर्यटकों को रोमांचक अनुभव बेचता था। इस बार उनका असली निशाना लीसा के पास मौजूद पवित्र ताबीज था। दोबारा ठगे जाने पर लीसा का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन तभी एक हैरान करने वाली खोज हुई। मुखिया ताबीज पर लिखे प्राचीन शब्दों को पढ़ सकती थी। उसने उनका अर्थ बताया। उस पर लिखा था, जहां सांप का सिर हो और उसकी पूंछ मुड़ती हो, वहीं चांदनी के नीचे दिव्य फूल खिलता है। यह सुनते ही लीसा ने अपना नक्शा निकाला। ध्यान से देखने पर उसे नदी का एक ऐसा हिस्सा दिखाई दिया जो बिल्कुल सांप की पूंछ जैसा लग रहा था। अब उसे यकीन होने लगा कि यही चांद के वृक्ष तक पहुंचने का गुप्त रास्ता हो सकता है। फ्रैंक भी इस बात से सहमत था, लेकिन लगातार धोखे खाने के बाद लीसा अब उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसने अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन तभी असली खतरा आ पहुंचा। उधर श्रापित योद्धाओं का दल उनकी तलाश करते हुए वहां तक पहुंच चुका था। सबसे पहले मिट्टी का राक्षस आगे बढ़ा। उसने पहरेदारों को आसानी से रास्ते से हटा दिया। फिर पेड़ जैसा दिखने वाला राक्षस अंधेरे में छिपकर हमला करने लगा। वह बिना कोई आवाज किए अपने शिकार को खत्म कर देता था। और तभी उनके नेता का आगमन हुआ, वही श्रापित राजकुमार। अब वह पूरी तरह सांपों का इंसान बन चुका था। उसका शरीर अनगिनत जहरीले सांपों से बना हुआ था। वह आसमान से उतरता हुआ सीधे गांव के बीचों बीच आ पहुंचा। सैनिकों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके चेहरे के घावों से भी जिंदा सांप बाहर निकलने लगे। यह दृश्य इतना डरावना था कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसी दौरान एक और चौंकाने वाला राज सामने आया। बातचीत से पता चला कि फ्रैंक और यह श्रापित राजकुमार एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों के बीच कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ था, लेकिन उसका सच अभी सामने आना बाकी था। उधर मधुमक्खियों वाला राक्षस और मिट्टी का राक्षस भी गांव में पहुंच चुके थे। उनकी अलौकिक शक्तियों के सामने साधारण इंसान टिक ही नहीं सकते थे। कुछ ही मिनटों में पूरा गांव तबाही में बदल गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हालात बेकाबू होते देख फ्रैंक तुरंत लीसा की ओर भागा। वह एक बार फिर उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार कहानी वैसी नहीं होने वाली थी जैसी फ्रैंक ने सोची थी, क्योंकि अगले ही पल लीसा ने ऐसा खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी लीसा के दिमाग में एक शानदार योजना आई। उसने तुरंत पास पड़ी एक मशाल उठा ली। फ्रैंक ने भी उसका साथ दिया।
दोनों ने मिलकर मिट्टी के राक्षस पर आग का हमला कर दिया। उसके शरीर की नमी तेजी से सूखने लगी। कुछ ही पलों में उसकी ताकत कमजोर पड़ गई और वह कुछ समय के लिए लड़ने लायक नहीं रहा। लेकिन असली समस्या अभी बाकी थी। मधुमक्खियों वाला राक्षस उनके सामने खड़ा था। उस पर न तलवार का असर हो रहा था और न किसी दूसरे हथियार का। वह लगभग अजेय दिखाई दे रहा था। अचानक उसने झपट्टा मारकर लीसा के गले से पवित्र ताबीज छीन लिया और तुरंत उसे अपने नेता श्रापित राजकुमार के हाथों में पहुंचा दिया। अब वे जीत के बेहद करीब थे, लेकिन तभी फ्रैंक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। वह किसी भी कीमत पर ताबीज वापस लेना चाहता था। श्रापित राजकुमार ने बिना देर किए उस पर हमला कर दिया। एक जहरीला तीर सीधे फ्रैंक के सीने को चीरता हुआ निकल गया। दृश्य देखकर सबकी सांसें थम गईं, लेकिन घायल होने के बावजूद फ्रैंक पीछे नहीं हटा। वह पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा और सही मौके पर उसने ताबीज वापस छीन लिया। अगले ही पल वह गहरी खाई की ओर गिरने लगा। गिरते समय उसने अपनी बची हुई आखिरी ताकत लगाई और ताबीज लीसा की तरफ फेंक दिया। लीसा ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसके पास दुख मनाने का समय नहीं था। उसने जल्दी से रस्सियां काटी और नीचे उतरने का रास्ता बनाया। एक छोटी नाव को सहारे की तरह इस्तेमाल करते हुए वह सुरक्षित जमीन पर पहुंच गई। गांव की मुखिया ने तुरंत उसे जंगल की ओर भागने के लिए कहा, क्योंकि एक पुरानी बात सब जानते थे। ये श्रापित राक्षस अमेज़न की सीमा से बहुत दूर नहीं जा सकते थे। जैसे ही वे तय सीमा पार करते, श्राप सक्रिय हो जाता। उसी समय पेड़ों वाला राक्षस पीछे से आ पहुंचा। उसने अपनी बेलों से लीसा को गिरा दिया। राजकुमार को लगा कि अब जीत उसी की होगी, लेकिन तभी अचानक जमीन से अनगिनत बेलें निकल आईं। उन्होंने राजकुमार को जकड़ लिया और पीछे की ओर घसीटने लगी। कुछ ही सेकंड में वह अपनी जगह से दूर खींच गया। कारण साफ था, वह अमेज़न नदी की सीमा से बाहर निकल आया था। श्राप ने तुरंत उसे वापस खींच लिया। इतनी मेहनत के बाद भी ताबीज फिर हाथ से निकल चुका था। राजकुमार गुस्से से भर उठा। उसके पास अलौकिक शक्तियां तो थीं, लेकिन श्राप उसे नदी के आसपास ही बांध कर रखता था। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा था, जर्मन राजकुमार की मदद लेना। उसने तुरंत अपने मधुमक्खी वाले साथी को संदेश भेजने का आदेश दिया। कुछ ही देर में मधुमक्खियां उड़ती हुई जर्मन राजकुमार तक पहुंच गईं और लीसा की नई लोकेशन बता दी। उधर लीसा को पूरा यकीन था कि फ्रैंक अब मर चुका है। वह दुखी मन से जंगल में आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी नदी किनारे उसने किसी को खड़ा देखा और अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह फ्रैंक था, जिंदा, बिल्कुल सही सलामत। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसके सीने में तीर लगा था, फिर भी उसके शरीर से खून की एक बूंद तक नहीं निकली थी। लीसा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा जैसे वह कोई भूत देख रही हो। फ्रैंक ने उसे शांत किया और कहा, डरने की जरूरत नहीं है, मैं भूत नहीं हूं। फिर उसने वह राज बताया जो 500 साल से दुनिया से छिपा हुआ था। उसने कहा, मैं 500 साल से जिंदा हूं, मैं मर नहीं सकता। यह सुनकर लीसा और उसका भाई दोनों सन्न रह गए। फ्रैंक ने लीसा से तीर निकालने में मदद मांगी। हिम्मत जुटाकर लीसा ने तीर बाहर निकाला और यह देखकर उसका भाई लगभग बेहोश हो गया। इसके बाद फ्रैंक ने अपनी पूरी कहानी बतानी शुरू की। असल में वह भी 500 साल पहले उस अभियान दल का सदस्य था जो चांद के वृक्ष की तलाश में अमेज़न आया था। जब पूरा दल मौत के करीब पहुंच गया था, तब आदिवासी मुखिया ने चांद के फूल की शक्ति से उनकी जान बचाई थी। लेकिन राजकुमार अपनी बेटी को बचाने की चाह में अंधा हो चुका था। उसने अपने ही मददगारों के खिलाफ हथियार उठा लिए। फ्रैंक को यह विश्वासघात बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने आदिवासियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने उसे गद्दार घोषित कर दिया। यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हुई। फ्रैंक पूरी कोशिश करता रहा, फिर भी वह कबीले को तबाही से नहीं बचा सका। आखिर में वह सिर्फ मुखिया की बेटी और पवित्र ताबीज को सुरक्षित बाहर निकाल पाया। मरते समय मुखिया ने श्राप दिया कि ये सभी लोग कभी अमेज़न नहीं छोड़ पाएंगे, और क्योंकि वे चांद के फूल का सेवन कर चुके थे, इसलिए वे मर भी नहीं सकते थे। यही बात राजकुमार को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। वह अपनी इस हालत के लिए